ओके गाइस, अब जो हम देखेंगे वो है हिंदी। ठीक है, सेम 11 नवंबर का पेपर है लेवल 2 वालों के लिए, लेकिन लैंग्वेज 1 जो है वो ये हिंदी है। इसमें दिया है दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत से लगे समुद्र में 500 से अधिक द्वीप हैं। सदियों से इनमें आदिवासी रहते आए हैं। इनकी जीवन शैली पाषाण युग के मनुष्य की तरह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा किंतु अत्यंत खूबसूरत द्वीप है। कौन सा? चावरा द्वीप। कार निकोबार इस द्वीप समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वीप है। कार निकोबार के वासियों ने चावरा द्वीप की खोज बड़े रोमांचक तरीके से की थी। मनुष्य का स्वभाव नई नई चीजों को खोजने और जानने का रहा है। इस गुण के कारण ही खोजों का सिलसिला शुरू हुआ था। इसीलिए समुद्र यात्रा एक भारी समस्या थी। तब तक इन आदिवासियों को नाव बनाने का ज्ञान नहीं था। जब यह तय हो गया कि खोज पर निकलना ही है, तब कई दिमाग सक्रिय हो उठे। निकोबारियों पर एक ही धुन सवार रहने लगी कि कुछ ना कुछ किया जाए। तरह तरह के प्रयोग होने लगे। अचानक कुछ लोगों को ध्यान आया कि जब लकड़ी पानी में गिर जाती है तो वह तैरती है। उन्होंने प्रयोग के तौर पर नारियल का एक पेड़ उखाड़कर उसे छीलना आरंभ किया और उसे जगह जगह से काट दिया, उसका आकार छोटा किया, गोलाई कम की और पानी पर उसको तैराकर देखना शुरू किया। इससे उन्हें संतुलन की कला समझ में आई और आखिरकार एक छोटी सी नाव उन्होंने बना ली और इस नाव को उन्होंने नाम दिया था केनू। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत से सटे समुद्र में कितने द्वीप हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 500 से अधिक। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, 500 से अधिक द्वीप है। नेक्स्ट है, चावरा द्वीप किस द्वीप समूह से संबंधित है? लक्षद्वीप, कार निकोबार, अंडमान निकोबार और मालदीव। ये आपका संबंधित है अंडमान निकोबार से। यहाँ पे है चावरा द्वीप जो है वो किसका भाग है? अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। नई नई खोजों का सिलसिला शुरू होने के पीछे का प्रमुख कारण है मनुष्य का मनमौजी स्वभाव, जिज्ञासु स्वभाव, आराम परस्ती और श्रमशीलता। ऑब्वियसली जब आदमी क्यूरियस होता है तो नई नई चीजों को खोजने की कोशिश करता है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। इन आदिवासियों के लिए समुद्री यात्रा एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि समुद्र का आकार विशाल है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उन्हें नाव बनाना नहीं आता था, उन्हें नाव तैराना नहीं आता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उन्हें नाव बनाना नहीं आता था। ठीक है, आदिवासियों के लिए जो समुद्र यात्रा है वो बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि उन्हें नाव बनानी ही नहीं आती थी, तो वो समुद्र पार कैसे करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। जो केनू नाव है वो किससे बनाई गई थी? नारियल के पत्तों से, नारियल के तने से, नारियल के रेशे से और नारियल के फल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है नारियल के तने से। केनू जो नाव है वो किससे बनाई गई थी? नारियल के तने से। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेष्य जो होता है वो आपका संज्ञा शब्द होता है। छोटी नाव, नाव कैसी है? छोटी, तो ये तो है। कुछ लोग, नई चीज, चीज कैसी है? नई। खूब प्रसन्न, तो अब इसमें पूछा है विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। खूब प्रसन्न जो है वो विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। कुछ लोग, लोग कितने हैं? कुछ। तो विशेष्य ये तीनों तो हो गई संज्ञा और इनकी विशेषता हो गई छोटी, कुछ और नहीं। लेकिन प्रसन्न की विशेषता खूब हो सकती है? नहीं, दोनों ही क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से समूह में से कौन सा शब्द जो है वो भिन्न है? द्वीप, विज्ञान, द्विज और देना। इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर देना। देना क्या होता है आपका? जब आप किसी चीज को किसी को देते हैं तो वो एक प्रोसेस होती है या फिर एक भाव होता है, जबकि द्वीप क्या है आपका? एक जगह है। विद्वान संज्ञा शब्द है जो पहचान बताता है विद्वान लोगों की। द्विज 2 बार, लेकिन देना जो है वो बिल्कुल अलग है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है जलधि, जलद, जलज और अम्बु। जिस वर्ड में पीछे ध लग जाएगा ना वो होता है जलधि। ठीक है, जलधि मीन्स धारण करने वाला, और धारण, पानी को धारण कौन करके रखता है? बादल। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर 1 जलधि। ठीक है, और जो देता है वो हो जाएगा आपका बादल। पानी को देगा कौन? ऊपर से बादल ही तो गिराते हैं पानी, तो जलद हो जाएगा बादल और धारण करने वाला हो जाएगा समुद्र। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है कई दिमाग सक्रिय हो उठे।
अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। विधानवाचक, संगीतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादि वादक। कई दिमाग सक्रिय हो उठे मतलब एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये क्या होगा? विधानवाचक। ठीक है। संकेतवाचक जिसमें कोई संकेत दिया जाता है। इच्छावाचक कि तुम मंगलमय हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, ये क्या है? इच्छावाचक। विस्मयादिवाचक जिनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। ठीक है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जला अस्थिया बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल बुझकर किसी दिन मांगा नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। यह कविता किन लोगों को समर्पित है? जय बोलने वालों को, लेखक और कवियों को, मातृभूमि हेतु प्राणों की आहुति देने वालों को, मातृभूमि हेतु धन दौलत कमाने वालों को। ये जो कविता है वो मातृभूमि के लिए प्राण देने वाले जो लोग हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। कविता में पुण्य वेदी जो है उससे आशय है पवित्र वेदी, पुण्य की वेदी, बलिदान की वेदी और विवाह की वेदी। पुण्य वेदी का मतलब होता है बलिदान की वेदी। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कविता की पंक्तियों में कौन सा भाव है? करुणा का, वीरता का, भयानक और हास्य भाव। ना तो इसमें करुणा भाव है, ना इसमें भयानक भाव है, ना इसमें हास्य भाव है। इसमें कौन सा भाव है? वीरता का भाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। जल जलकर बुझ गए, इससे आशय है दियों का जलकर बुझ जाना, कष्ट सहकर वीर गति को प्राप्त हो जाना, कष्ट सहकर स्वतंत्र हो जाना और तूफान से दियों का बुझ जाना। इसमें होगा कष्ट सह सहकर वीर गति को प्राप्त हो जाना। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, समूह से भिन्न शब्द है बोल, मोल, खोल और डोर। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। डोर जो है वो अलग शब्द है। बोल मीन्स बोलना, मोल जब हम मोल ताल करते हैं, तो डोर जो है वो बिल्कुल अलग वर्ड होगा। अब है निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। बारी बारी, जय बोल, लघुदीप, जला अस्थियां। ठीक है। तो विशेषण बारी बारी ये है जय बोल, लघुदीप और जला अस्थियां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। एक सेकेंड। बारी बारी जो है इसका विशेषण विशेष्य, ओके, इसमें पूछा है विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। बोल, जय, बारी बारी, दीप कैसा है? छोटा, अस्थियां। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बारी बारी जो है वो आपके रिपीटिंग वर्ड्स हैं। जय बोल ये कोई विशेषण विशेष्य नहीं है, ना तो ये विशेष्य है और ना ही ये इसकी विशेषता बता रहा है। जला अस्थियां नहीं, लेकिन दीप कैसा है? लघु। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। कक्षा 7 की एक शिक्षिका है, एक पत्ती कविता के पठन के बाद कार्य के रूप में शिक्षार्थियों से सूखी पत्ती से विभिन्न जानवर की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है। वो अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है, भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है, शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास करने का प्रयास कर रही है, भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भाषा के साथ जो कला है उसको समाहित कर रही है। वो बच्चों को भाषा का भी ज्ञान करा रही है क्योंकि पढ़ा रही है, और बाद में सूखी पत्ती से जानवरों की तस्वीर बना के उनकी कला को उसमें समावेशित कर रही है। भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक है। इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके। ये तो गलत हो गया। बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सके, शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके, बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कर सके। जब आप हर बच्चे की भाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं और हर बच्चे की जो संस्कृति है उसको अहमियत देते हैं तो बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करता है, और ये एक समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है। गहन पठन रणनीति जो है वो आनंद के लिए पाठ्य पुस्तक को पढ़ने पर वो होता है आपका स्किमिंग, जहाँ पे आप विस्तृत पठन करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, पूरी समझ के लिए पढ़ना और दूसरों के लिए पढ़ना। जो गहन पठन रणनीति होती है वो डीप नॉलेज जो होती है, यानी कि विस्तृत जो जानकारी होती है
उसके लिए पढ़ने पर बल देती है। जब आपको किसी स्पेसिफिक पीस को ढूंढना होता है तो उसके लिए आप पूरी नॉलेज पहले गेन करते हैं, तब आपको वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। वो है विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना। सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है। यह उन्हें अपनी लिखावट सुधारने में मदद करता है। यह उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक बनाता है। वह उन्हें श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है। उदीयमान पाठक, उसके लिए चित्र पठन जो होता है, यानी कि जब आप किसी भी स्टूडेंट को क्लास में पढ़ाते हैं तो अगर आप किसी डायग्राम के माध्यम से बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को क्या करेगा, एक सिंबलाइज करेगा। ठीक है, लेट सपोज आपको बच्चे को सेब के बारे में बताना है। अगर आप क्लास में सेब उपलब्ध करवा दें और ये बता दें कि कहानी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तो बच्चे के लिए उस चीज़ को गेन करना आसान हो जाता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लिखावट सुधारने में मदद नहीं करता है। आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक बनाता है, नहीं। श्रव्य शिक्षार्थी बनाता है, नहीं। एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन जो होता है, इफेक्टिव जो आर्टिकल राइटिंग होती है, उसमें क्या शामिल है? सुपाठ्य और अच्छी लिखावट, विषय वस्तु में कठिन शब्द, विचार प्रस्तुति और सुसंगतता, शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा। अगर आपको एक इफेक्टिव आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है, तो एक इफेक्टिव आर्टिकल के लिए ज़रूरी है कि आपके विचार उसमें शामिल हों, आप किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं और आप कितना अच्छे तरीके से उन चीज़ों को उसमें शामिल कर सकते हैं। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे घुमाना पसंद करते हैं। यह क्या है? स्वयंवर्तनी लेखन, समसामयिक लेखन, आड़ी तिरछी रेखाएं और जिगजैग लेखन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। बच्चा जो वैक्स कलर होते हैं उनसे कहीं पे भी ऐसे ऐसे बनाना स्टार्ट कर देता है, तो ये क्या होती है आपकी आड़ी तिरछी रेखाएं, क्योंकि बच्चा यहाँ से अपना लेखन स्टार्ट कर देता है। समग्र भाषा जो है उससे तात्पर्य है शब्दों को अक्षरों में तोड़ना और अक्षरों का संयोजन, अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। ध्वनि विज्ञान पर अगर ध्यान केंद्रित करना होगा तो वो होती है आपकी फोनोलॉजी। शब्द जो हैं उनको भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, बिल्कुल सही बात है। अब हम ये पूरा सेंटेंस एक बार में समझ रहे हैं ना। अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना, नहीं, ये भी फोनोलॉजी का पार्ट होता है। शब्द को अक्षरों में तोड़ना और फिर अक्षरों को संयोजित करना, वो समग्र भाषा नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है। वो किस चीज़ का प्रयोग कर रही है? एक बात याद रखिएगा, अगर टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए बच्चे की मदर टंग को यूज़ किया जाता है तो वो होता है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्याकरण अनुवाद पद्धति। इसमें बच्चे को वर्ड टू वर्ड हिंदी में, मतलब मदर टंग में ट्रांसलेट करके बच्चे को आप टारगेट लैंग्वेज सिखाते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्ट बच्चे को टारगेट लैंग्वेज में ही अप्रोच करेंगे। और कम्युनिकेशन उपागम, जहां बच्चा डेली बेसिस पर जो कम्युनिकेट करता है। सुनना जो होता है वो दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को किस तरीके से और अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। याद रखने में और समझने में, समझने और एनालाइज करने में, परखने और विश्लेषण करने में, परखने और संश्लेषित करने में। सुनना, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, या फिर क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, तो वो बच्चा आपकी मौखिक भाषा और आपके जो गैर शाब्दिक संदेश है, ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो आपके उस टॉपिक से हट के होते हैं, तो उसको पहले तो वो समझेगा। ठीक है, आप सामने वाले की भाषा को पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको आप एनालाइज करते हैं और फिर उसका अर्थ निकाल के तब आप उस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए लेट सपोज अगर आपको सामने वाले ने कोई स्पीच दिया है, कुछ भी समझाया, उस पर आपको रिएक्शन देना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले वो जो भी बोला है उसको आप समझें। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, फिर उसको आप एनालाइज करें। लेट सपोज ये क्वेश्चन ही आपके सामने लिखा है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, फिर आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि इसमें ये पूछना क्या चाह रहा है, और फिर जब आप इस क्वेश्चन का अर्थ निकाल लेंगे तब आप इस क्वेश्चन के प्रति अपना रिएक्शन देंगे। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट, समझना और विश्लेषण करना। नेक्स्ट है, भाषा सीखने में भाषाई निवेश को
व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सबसे ज़्यादा उपयोगी है? देखभाल करने वाले का वाक्य, बाल निर्देशित वाक्य, शिशु निर्देशित वाक्य और शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेषण। भाषा सीखना यानी कि जब लैंग्वेज लर्निंग होती है तो उसमें जो भाषाई निवेश है उसको व्याख्यायित यानी कि एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी डिक्शनरी है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है? देखभाल करने वाले का वाक्य, बाल निर्देशित वाक्य, शिशु निर्देशित वाक्य और शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेषण। तो इसमें जो देखभाल करने वाला जो बोलता है, बचपन में हमारी मदर ही हमारी टेक केयर करती है, तो जो हमारी मदर बोलती है हम वही चीज़ें बचपन से बोलना सीख जाते हैं। तो हमारी केयर टेकर हमारी माँ है, उसकी वजह से हम क्या है उनके कांटेक्ट में आते रहते हैं, पूरा 24 घंटे हम उनके संग रहते हैं, जिसकी वजह से हम वो भी बोलना सीख जाते हैं जो हमारी माँ बोल रही होती है। ठीक है, वहीं से हमारी डिक्शनरी जो है वो सबसे ज़्यादा फैलने लगती है। यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जब भाषा का बहुत कम या कोई भी खुलासा नहीं है तो उसकी भाषा विकास सीमित हो जाएगा। कौन सा कथन इसका समर्थन करता है? वाक्य संरचना की समस्या, भाषा के अर्थ की समस्या, विकास की संवेदनशील अवधि और सहज प्रज्ञावाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विकास की जो संवेदनशील अवधि होती है यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड फेज होती है ना, उसमें बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा अपने भाषा का डेवलपमेंट करता है। शुरू में हमारी मदर हमारी टेक केयर करती है 0 से 2 साल तक, तो उस फेज़ में हम जो भी अपनी मम्मी को सुनते हैं कहते हुए या फैमिली को सुनते हैं, फिर 2 से 7 साल का जो पीरियड होता है उसमें बच्चा एक प्रॉपर तरीके से भाषा को गेन करता है। दैट इज कॉल्ड योर अर्ली चाइल्डहुड फेज। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? रीडिंग जो है उसका सब स्किल नहीं है। संबंध बनाना, पढ़ने के लिए संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनमें से वर्ड जो हैं सारे वर्ड अलग अलग हैं, अगर इनको आपस में आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो आप पूरा सेंटेंस समझ ही नहीं पाएंगे। अनुमान लगाना, इसको पढ़ के आप एक अनुमान लगा रहे हैं। लिपिबद्ध करना, हमें इसको लिपिबद्ध नहीं करना है। लिपियाँ कौन सी होती हैं आपकी? जैसे गरोष्ठी लिपि होती है, आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, अवबोधन, इस चीज़ को समझना कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो जो लिपिबद्ध होता है वो पठन का उपकौशल नहीं होता है। लिपिबद्ध करना किस में आता है? आपका लेखन में। ठीक है, जब आप लिखते हैं तो चीज़ों को लिपिबद्ध करते हैं। एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक बोधगम्य निवेश देना चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है। शिक्षक का यह विश्वास किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत और स्टीफन क्रेशन का भाषा अर्जन का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो टीचर है वो इस चीज़ में बिलीव कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोधगम्य, मतलब वो चीज़ों को एनालाइज कर सके और उनको समझ सके, ऐसे उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए। क्योंकि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ना वो कैसा होता है? आपका नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, आप चीज़ों को जितना स्मूथ रखेंगे बच्चा बचपन से वही चीज़ें ग्रेस्प कर लेता है। तो टीचर का यह विश्वास किससे रिलेटेड है? स्टीफन क्रेशन का भाषा अर्जन सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है? बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है। बच्चे बोर्ड पर लिखे उन उत्तरों को सुंदर लिखावट में रख रहे हैं। शिक्षार्थी शिक्षक की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। शिक्षार्थियों को अनुभवी शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, निर्माणवादी कक्षा होती है जो प्रभावशाली कक्षाएं होती हैं। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा जहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। बच्चे समूह में खुद बात कर रहे हैं और क्लास में थोड़ा सा शोरगुल है। यही क्या है? निर्माणवाद कक्षा कक्ष। कैसे? बच्चे जब आपस में बात करेंगे तो एक दूसरे की नॉलेज को शेयर करेंगे, एक दूसरे के विचार आपस में चेंज होंगे। जब आप बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर एज इट इज उतार देंगे तो ये रूट मेमोराइजेशन हो गया। शिक्षक की बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो बच्चा क्या है? पैसिव है। अनुभवी शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाना, दैट्स नॉट रिलेटेड विद कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा का जो विचार है वो सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र हैं। हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं भाषा उसका निर्धारण करती है। विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भी भूमिका नहीं है। तो भाषा का जो विचार है वो सापेक्ष रूप से इस विचार को सपोर्ट करता है कि भाषा हमारी थिंकिंग
और जो प्रत्यक्षण है उसके निर्धारण की अपेक्षा क्या करती है? मनन, यानी कि मन में चीज़ों को सोचती है। भाषा और संस्कृति अलग अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम दुनिया के बारे में जैसा सोचते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है? नहीं, बल्कि हम दुनिया के बारे में जैसा सोचते और देखते हैं, भाषा भी हमारी उसी तरह की हो जाती है। विचारों को आकार देने में भाषा की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।